वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश मालविया और जैसा कि आप सभी को पता है, हम साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम 1500 प्लस चैप्टर वाइज मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। हम ये एमसीक्यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। पूरा चैप्टर हम समझते हैं पहले चित्रों के द्वारा और उसके बाद हम एमसीक्यूज़ लगाते हैं। तो जैसा कि आपने पिछली क्लासेस मैं आशा करता हूँ कि आपने देख ली होंगी, तो उसी तरीके से हमारी ये वीडियो रहने वाली है। पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर इसके बाद ही सॉल्व करेंगे। देखो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज़ भी लगवा सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले थोड़ा सा समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँगा, तो फिर आप एमसीक्यूज़ लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। और एमसीक्यूज़ में सभी कुछ कवर नहीं हो पाता है, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कोई भी नहीं भागेगा, लास्ट तक बने रहेंगे। पूरा पहले सारा का सारा समझेंगे, 10-15 मिनट में मैं सब समझा दूंगा, फिर 10-15 मिनट में अपन एमसीक्यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। 30 प्लस एमसीक्यूज़ हैं आज भी, तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाना है। तो बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। देखिए, जो उत्सर्जन है उसे हम इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोलते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सक्रीशन जो है उत्सर्जन मनुष्य में है, तो आप लोग, बहुत से लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि सर जो उत्सर्जन होता है वो किडनी से ही होता है। कहाँ से होता है? किडनी से होता है। लेकिन उत्सर्जन के तो हमारे बहुत सारे अंग होते हैं। हमारे उत्सर्जन में कौन कौन से अंग काम आते हैं? जैसे कि एक तो किडनी हो गया हमारा, है ना, जो कि लिक्विड वाला जो पार्ट होता है वो वेस्ट निकालता है, ठीक है। फिर एक हमारा फेफड़ा हो गया, है ना, होता है ना, जिससे अपन कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक वेस्ट है ना, वेस्ट है, तो उसको भी हम बाहर निकालते हैं। यकृत है, इससे भी हम निकालते हैं बिलीरुबिन, बिलवर्डिन वगैरह, जो आरबीसी डेड हो जाती है ना, वो निकालते हैं यूरोकॉम के थ्रू। मैंने आपको बताया हुआ है जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। स्किन है, इससे हम पसीना जो है ना हमारा, स्वेद जिसे बोलते हैं अपन, स्वेट, है ना, पसीना वगैरह जो निकलता है वो स्किन से निकलेगा, है ना। इंटेस्टाइन, इससे अपन सॉलिड वेस्ट निकालते हैं, है ना, मल के रूप में त्याग करते हैं। तो ये जो इतने हमारे जो अंग होते हैं, इन्हें हम उत्सर्जी अंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हम लंग्स पढ़ चुके हैं, है ना, इंटेस्टाइन वगैरह ये सब अपन पढ़ चुके हैं। अब आज हम केवल जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा किडनी पे। देख लीजिए यहाँ पे कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि द यूरिनरी सिस्टम रिमूविंग वेस्ट, बैलेंसिंग पीएच, ब्लड पीएच एंड मेंटेनिंग वाटर बैलेंस। देखो, जो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, यानी कि जो यूरिन करने का जो सिस्टम है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? देखो, सबसे पहले तो जो वेस्ट होते हैं, यानी कि लिक्विड वेस्ट होते हैं, उसने उन्हें रिमूव किया जाता है। और जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो बनाई रखी जाती है। और वाटर का बैलेंस बनाए रखा जाता है हमारे शरीर के अंदर। ये 3 काम होते हैं यूरिनरी सिस्टम के, जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टेबल दे के रखी है, इसमें दे के रखा है कि किस ऑर्गन से क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव होता है। देखो, इंग्लिश में मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि साइंस जो है ना, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है ना। हिंदी वर्ड पढ़ेंगे तो वो समझ में भी नहीं बैठेंगे, संपट भी नहीं पढ़ेंगे, और बाकी मैं आपको हिंदी में समझा ही रहा हूँ। तो इंग्लिश में जो वर्ड है ना वो आप याद कीजिए, ठीक है ना, और उन्हीं को समझिए, तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, है ना। अब जैसे किडनी है, उसे हिंदी में वृक्क बोलेंगे, तो ये तो आपको पता ही होगा। बाकी यहाँ देखो, अमोनिया। अब अमोनिया कहाँ से निकलेगा? अमोनिया आपका किडनी से निकलेगा, मूत्र मार्ग के द्वारा, है ना। तो ठीक है, अब ये अमोनिया बनता क्या लिखा है? डीमेनेशन, है ना, डी अमीनेशन ऑफ एमिनो एसिड बाय द लीवर, है ना। ये लीवर का बेस्ट होता है। लीवर में मैंने बोला था आपसे क्या बनता है? लीवर में यूरिया बनता है, ठीक है ना। यूरिया लीवर का बनता है और उसी को निकालने का काम करता है कौन? हमारा ये यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। अमोनिया निकलेगा, यूरिया निकलेगा, यूरिया भी वहीं से बनेगा अपना, लीवर से, बता दिया। और यूरिक एसिड। तो ये 3 चीज़ बनती हैं हमारे काय में। जो 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 भी हमारा मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है ना, जो हमने उपापचय पढ़ा था, तो वहाँ पे ये 3 चीज़ें हमारे शरीर में बनेंगी। इन 3 चीज़ों को लिक्विड माध्यम से ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि ये तीनों ना, तीनों तीनों में भी सबसे ज़्यादा ये जो अमोनिया है, ये सबसे ज़्यादा जहरीली होती है, टॉक्सिक होती है, और इनको निकालना शरीर से बाहर बहुत ज़रूरी है। अगर इसको शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे ना, तो ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा
जैसे ही आप 2 मिनट यूरिन करके आओ और बिल्कुल वहाँ पे पानी मत डालो वहाँ पे, और देखो कितनी बुरी स्मेल वहाँ पे आने लगती है ना। देखा ही होगा आप लोगों ने अगर पब्लिक टॉयलेट कभी यूज़ करी होगी तो ठीक है ना। तो ये तीनों वेस्ट कहाँ से निकलते? किडनी से, यानी कि तीनों लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है ना। अब ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये किन टाइप के जंतुओं में निकलता है, ये मैं अभी आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊँगा। हम जो निकालते हैं, मानव जो निकालते हैं, वो यूरिया के फॉर्म में जो वेस्ट है उनको निकालते हैं, अपन लोग यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। अभी अपन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन निकालेगा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड को कौन निकालेगा? अपनी किडनी निकालेगी। ये बनता कहाँ है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। कहाँ निकलेगा ये? ये अपना बनेगा सेलुलर रेस्पिरेशन में बनेगा। जब हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था वहाँ पे पढ़ा था। बाइल पिगमेंट है ना, मैंने बताया था लिवर में निकलते हैं, बिलीरुबिन, बिलुबर्डिन वगैरह। आरबीसी डेड हो जाती हैं वहाँ पे, तो उनसे ये लीवर बनाता है। येलो येलो कलर के होते हैं, इन्हीं के कारण हमारा ये जो मल होता है और जो मूत्र होता है उसका रंग थोड़ा थोड़ा पीला होता है, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड है ना, ये भी लीवर में लीवर से निकलती है ना। सॉलिड वेस्ट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से निकलते हैं। तो ये कुछ थे जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट थे, कहाँ पे बनते हैं और किस ऑर्गन से ये निकलते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा, वो अभी मैंने बताया था ना कि 3 चीज़ें हैं जो लिक्विड के फॉर्म में निकलेंगी किडनी से। हमें तो वही पढ़ना है ना, किडनी वाला। तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, है ना। ये 3 मैंने बताया था। अमोनिया होता है हाईली टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। यूरिया उससे थोड़ा कम होता है। और यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल जो होता है वो थोड़ा मतलब सबसे ज़्यादा कम टॉक्सिक होता है, ठीक है ना। अब इनको निकालने की क्रिया विधि अपन समझते हैं। देखो बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसको चैप्टर को पढ़ने में। अब देखो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो अमोनोटेलिक जो जीव जंतु हैं इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, है ना। मानव दे देगा, पक्षी दे देगा, है ना, छिपकली दे देगा, और दे देगा आपको अमीबा या फिश दे देगा। तो आपसे बोलेगा इनमें से कौन सा अमोनोटेलिक है, कौन सा यूरियोटेलिक है और कौन सा यूरिकोटेलिक है। देखो इनके हिंदी में भी यही नाम है। तो अभी अपन समझते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये अमोनिया निकालेंगे, और अमोनिया बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, तो इसे निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना। बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर निकालने की ज़रूरत होती है इसके एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है ना। और हमें पता है कि अमोनिया पानी में घुलनशील है, बहुत जल्दी घुल जाता है अमोनिया पानी में। तो बस, तो क्या होता है, जो अमोनोटेलिक जंतु होते हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे? पानी में पाए जाने वाले होंगे, जैसे कि फिश हो गया, है ना, अमीबा हो गया। ये सारे जितने भी पानी में पाए जाने वाले, समुद्र में, नदियों में, तालाबों में पाए जाने वाले जो जंतु होंगे वो क्या होंगे? अमोनोटेलिक होंगे, है ना। और वो काय का उत्सर्जन करेंगे? अमोनिया का। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जो अमोनोटेलिक होते हैं ना, इनमें वृक्क की ज़रूरत नहीं होती, मतलब बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। देखो फिल्टर करने की ज़रूरत है ही नहीं है, सीधा का सीधा वो पानी में छोड़ देते हैं उसको, है ना। एक और इसमें नाम याद रख लेना, टेडपोल। जो मेंढक के बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें अपन बोलते हैं टेडपोल, है ना। वो भी अपना अमोनोटेलिक होता है। कई बार पूछा गया ये टेडपोल, नोट कर लेना, है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो अमोनोटेलिक समझ में आ गया। अमोनोटेलिक वो वाले जंतु होंगे जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, है ना। और अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। और पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये जीव जंतु कहाँ पे पाए जाएंगे? भाई पानी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ना, किन जीव जंतुओं में होता है? तो इन्हीं में होता है, फिश वगैरह में, है ना। तो ठीक है। दूसरा होता है यूरियोटेलिक, है ना। यूरियोटेलिक मतलब क्या होते हैं कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिया के फॉर्म में निकालेंगे शरीर से बाहर। किसके फॉर्म में निकालेंगे? यूरिया के फॉर्म में। अब ये लेस टॉक्सिक होता है, और ये उस टाइप के जीव जंतुओं में मतलब कि ये कारगर होता है जिनके लिए मतलब कि ना तो पानी की ज़्यादा, ना तो जो ज़्यादा पानी में रहते हैं और ना ही जो मतलब रेगिस्तान टाइप जगह में रहते हैं, मतलब कि सूखा भी नहीं कह सकते। तो अपन इनको कह सकते हैं कि जो लोग मतलब मीडियम टाइप के जो हैं, ठीक है ना। तो बात इतनी सी समझ लो आप कि जो यूरियोटेलिक होंगे ना उनके लिए ना कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मनुष्य हो गया, है ना। तो मनुष्य जब निकालेगा तो 5% जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे तो 95% उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये क्या होता है, पानी में कम सॉल्युबल होता है और इसको कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैमल्स मतलब कि जो स्तनपायी होते हैं ना, जैसे कि ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, है ना। कुछ एम्फीबियंस हो गए जैसे कि मेंढक। देखो मेंढक अलग चीज़ है, और टेडपोल वो मेंढक के बच्चे वो पानी में तैरते हैं, वो अलग चीज़ है ना। तो मेंढक काय में आएगा आपका? यूरियोटेलिक में आएगा। और जबकि जो मेंढक के जो 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 भ्रूण होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं
टेडपोल, वो आएंगे अमोनोटैलिक में आएंगे। ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो जैसे हाथी वगैरह होगा, ये सब काय में आएंगे, यूरियोटैलिक में आएंगे, है ना। तो ये जो जीव जंतु क्या होंगे, यूरियोटैलिक। ये क्या है ना, मतलब कि 100-200 ग्राम यूरिन निकालेंगे और उसी में यूरिया निकाल देंगे। क्लियर है। अब तीसरे आते हैं यूरिकोटैलिक। नाम ध्यान दे लेना, ये यूरियोटैलिक है, ये यूरिकोटैलिक। यूरियोटैलिक से समझ जाना यूरिया, अमोनोटैलिक से समझ जाना अमोनिया, और बाकी ये यूरिको से समझ जाना यूरिक एसिड। देखो यूरिक लिखा है ना, यूरिक से यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड बहुत कम टॉक्सिक होती है। चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया, अमोनिया से 1,00,000 गुना कम जहरीला होता है यूरिया। कितने? 1,00,000 गुना कम, 1,00,000 गुना कम जहरीला होता है यूरिया। मतलब कि यूरिया में अगर एक जहर है तो अमोनिया में 1,00,000 गुना ज़्यादा जहर है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। देखो मैं आपको डीपली इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक पॉइंट जो है ना, इन हर एक पॉइंट से आपका एमसीक्यूज बनेंगे, और अब वो डीपली पूछ रहे हैं आपसे, तो बिल्कुल ये 30-40 क्वेश्चन जो हैं, देखो क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, है ना। कुछ लोगों को क्वेश्चन के आंसर लगाने में बड़ा मज़ा आता है ना। तो पहले भाई समझ लो, सीख लो। देखो मैं आपको पूरा शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ, है लिखा इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा, है ना। तो सीख लो। तो अमोनियोटैलिक हो गया, यूरियोटैलिक हो गया, और यूरिकोटैलिक, है ना। ये यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालेंगे अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ये ना पानी में इनसॉल्युबल होता है, तो ये ना सॉलिड के फॉर्म में निकालते हैं अपना जो यूरिन है ना। और या फिर कह सकते हैं अपन सॉलिड के फॉर्म में निकालेंगे, या फिर थोड़ा बहुत मतलब कि ऐसा समझ लो कि जैसा, है ना, कह सकते हैं अपन जैसे आटा, गुथा हुआ आटा होता है ना, उस तरीके से ये अपनी निकालेंगे। आप लोगों ने देखा होगा छिपकली वो दीवार में वो चिपका देती है, तो वो क्या होती है उसकी, है ना, वो उसकी यूरिन ही होती है ना। तो अब ये जो निकालने वाले जीव जंतु होते हैं, जो यूरिकोटैलिक होते हैं, वो बर्ड्स होते हैं, पक्षी, जैसे कि गौरैया हो गई आपकी, तोते हो गए, कबूतर हो गए, है ना। रेप्टाइल्स, है ना, रेप्टाइल्स मतलब कि छिपकली वगैरह, है ना। इंसेक्ट्स यानी कि आपके कीड़े मकोड़े, ये सब किस फॉर्म में निकालें, इनके ये पानी वानी तो इतनी ज़रूरत इनको होती नहीं है। देखो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स तो रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और पक्षी भी इतना ज़्यादा पानी नहीं पीते। तो ये ना, इनके लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत है। ये ना ये वाटर के फॉर्म में सुसु नहीं करते हैं वाटर के फॉर्म में यूरिन नहीं करते हैं, ये करते हैं सॉलिड फॉर्म में, है ना, या फिर सेमी सॉलिड अपन कह सकते हैं। तो ये तीनों टर्म आपको क्लियर हो गई होंगी। अमोनोटैलिक, जो कि अमोनिया के फॉर्म में निकालेंगे, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु निकालेंगे। टेडपोल अलग से ध्यान रख लेना है आपको, है ना, मेंढक का छोटा बच्चा, है ना, भ्रूण। यूरियोटैलिक, यूरिया के फॉर्म में निकालेंगे, कम टॉक्सिक होता है, कम वाटर की ज़रूरत होती है, ये मानव वगैरह हो गए, कुत्ते वगैरह हो गए, है ना। यूरिकोटैलिक, ये यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालेंगे, ये सबसे कम टॉक्सिक होती है, ये पानी में इनसॉल्युबल होती है, और ये सेमी सॉलिड या सॉलिड के फॉर्म में निकालेंगे, बर्ड, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट। देखो ये क्वेश्चन 1000 बार पूछे गए हैं, अभी आपसे पूछे भी जाएंगे, तो इसको याद रख लेना, ये टेबल बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी लगा दिया है ना। अभी ये जो अमीनो एसिड थी और ये नाइट्रोजनस बेस थे, यही चीज़ अपने निकलेंगे अमोनिया के फॉर्म में। ये देखो ये नदी वाले जीव जंतु हो गए, मछली वगैरह, है ना। यूरिया के फॉर्म में जैसे मेंढक, गाय, मानव वगैरह, है ना। और ये यूरिक एसिड के फॉर्म में कौन निकालेगा आपका, जैसे कि आपका ये क्या है, कछुआ, है ना, कछुआ, है ना कछुआ, पक्षी, इंसेक्ट, है ना, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, स्नेल्स वगैरह, ये सब किस फॉर्म में निकालेंगे, यूरिक एसिड के फॉर्म में। मतलब कि यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालेंगे तो ये बहुत कम टॉक्सिक होगी, और ये सॉलिड फॉर्म में वो करेंगे, है ना, यूरिनेशन करेंगे। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे मानव में कैसे निकलेंगे ये सब चीज़ें, है ना। तो मानव में ये सब कैसे होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये चीज़ें आपको समझना है कि ये क्या है। यहाँ पर आप समझो कि हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो क्या है। देखो मैं इन सबको अभी अच्छे से डीपली मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये कोई मानव की बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, मेल फीमेल जो भी होगी, और यहाँ पे आपको दे के रखा है एक किडनी। किडनी को हिंदी में बोलेंगे अपन वृक्क बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, आपको ये दिख रहा है ना, ये पूरा अपना होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा वाला, लिक्विड वाला, ठीक है। ये इसमें लगी है क्या, किडनी लगी हुई है, जिसका यहाँ पे इमेज आपको दिखा के रखा है। इस किडनी के अंदर आपके पाए जाते हैं नेफ्रॉन। अभी आपने क्या समझा, इंसान के अंदर यूरिनरी सिस्टम, उसके अंदर किडनी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, ठीक है ना। अब हम इन तीनों चीज़ों को 3 डायग्राम और पढ़ेंगे, और वहाँ पे समझेंगे कि ये तीनों का बनावट कैसी है, इनके काम क्या है, और इनके जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है ना, उनके बारे में अपन समझने वाले हैं। चलो
अब अपन इसको करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले हम मानव उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था बॉडी के अंदर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके पार्ट कितने हैं, ठीक है ना। इसके कितने पार्ट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको एक दिख रहा होगा ऑर्टा, है ना। इसे हम हिंदी में बोलेंगे क्या, महाधमनी, है ना। क्या बोलेंगे, महाधमनी, ठीक है ना, या फिर पृष्ठ महाधमनी बोलेंगे, ठीक है ना। एक होती है हमारी वेना केवा, ठीक है ना, इसे हम हिंदी में बोलते हैं महाशिरा, है ना। अब आपको तो पता होगा, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, वो मैं जो संडे को क्लास लूँगा ना, उस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि ये शिरा और धमनी, इनमें क्या अंतर होता है। मैं अभी बता देता हूँ, जो अपनी धमनी होती है ना, उसमें शुद्ध जो होता है ब्लड होता है, और जो शिराएँ होती हैं ना, उनमें हमारा अशुद्ध होता है, ठीक है ना। शिराओं का कलर ये थोड़ा ये जो दिख रहा है ना ब्लू ब्लू होता है, और धमनियों का कलर रेड रेड होता है, ठीक है ना। तो अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे थोड़े से अपवाद भी होते हैं, ठीक है ना। तो वो अभी अपन देखेंगे, अभी अपन को इतना नहीं समझना, धमनी शिरा नहीं समझनी, अपन को दूसरा जो समझना वो समझो। देखो यहाँ से ब्लड आएगा इस धमनी से, और धमनी से जो ब्लड आके कहाँ जाएगा हमारा, धमनी से जाएगा इसमें किडनी के अंदर, है ना। कहाँ जाएगा, किडनी के अंदर जाएगा। जैसे कि ये इधर पे देखो, इस वाले डायग्राम, सॉरी ये क्या आ गया, यहाँ देखो, ये यहाँ से ब्लड आया, मैं कलर चेंज करता हूँ, एक सेकंड, है ना, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ये लो, मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, हाँ ग्रीन हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ से ब्लड आया, और ये कहाँ पे घुसा, ये रेनल आर्टरी के थ्रू हमारी किडनी में गया। किडनी में हमारे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, है ना। नेफ्रॉन ही क्या करते हैं हमारे, नेफ्रॉन ही हमारा मेन जो फिल्ट्रेशन का काम है ना, जो मूत्र निर्माण का काम है, वो हमारा कौन करता है, नेफ्रॉन ही करता है। किडनी की जो हमारी आधारभूत क्रियात्मक इकाई है ना, क्या होती है, बेसिक जो फंक्शनल यूनिट होती है, वो हमारी नेफ्रॉन ही होती है। ये लगभग 10 लाख के आसपास होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है ना। अभी अपन नेफ्रॉन भी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं, वो हमारे ब्लड को कर देते हैं फिल्टर, और मतलब कि ब्लड से जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, यूरिया वगैरह, उनको बाहर कर देते हैं, और जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें ब्लड में ही रहने देते हैं। और बाकी जो मटेरियल बचता है उसको इस यूरेटर के थ्रू, इस यूरेटर को अपन इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में तो यूरेटर ही बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूत्र वाहिनी, है ना। ये 2 मूत्र वाहिनी है। इस यूरेटर के थ्रू ये कहाँ पे आएगा, ब्लैडर में आ जाएगा हमारा मूत्र। ब्लैडर मतलब मूत्राशय, हिंदी में बोलें तो मूत्राशय, और इस यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही मेरी, आई या नहीं आई समझ में। और बाकी जो ब्लड बचा हुआ है वो इस वेना केवा के थ्रू, यानी कि इस शिरा के थ्रू वापस चला जाता है, कहाँ पे, हमारे फेफड़ों में, है ना। फेफड़ों में चला जाएगा इस धमनियों के थ्रू, और जो शुद्ध होने के लिए, जिसमें जो CO2 वगैरह होंगी ना, वो शुद्ध हो जाएंगी वहाँ पे जाके। तो अभी आपको क्या समझ में आया है इस डायग्राम से, ये मानव उत्सर्जी अंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से, कि जो ब्लड आता है, ध्यान देना है, धमनी से अंदर आता है, ठीक है ना, रेनल आर्टरी से अंदर आता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्टर होके यूरेटर में जाता है, यानी कि मूत्र वाहिनी में जाता है, वहाँ से मूत्राशय में जाता है, और इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अब यूरेथ्रा के थ्रू ऐसे तो कंटिन्यूसली तो निकलता नहीं है, तो पहले वो यहाँ पे जमा होगा लगभग 500 ml, यानी कि आधा लीटर के आसपास यहाँ पे जमा हो जाएगा। जैसे ही आधा लीटर जमा हो जाएगा तो इसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो फैलने लगेंगी, और वो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो मैंने अभी नर्वस सिस्टम में मैंने आपको शायद बताया होगा कि नर्वस सिस्टम के थ्रू वो हमारा सिग्नल भेजेंगी ब्रेन को, और ब्रेन बोलेगा कि भाई इसे ओपन करो और इसे बाहर निकालो, फिर हम जाएंगे और, है ना, ये सब यूरिन कर देंगे, ठीक है ना। अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और बाकी जो ब्लड बचा हुआ है वो वेना केवा के थ्रू फिर से चला जाता है, कहाँ पे, हमारे और ऑर्गन्स में चला जाता है। तो ये अपना बेसिक एक फंक्शन है। तो रेनल आर्टरी, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, है ना, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। रेनल वेन में हमारा जो है ना फिल्ट्रेट जो ब्लड है वो जाता है ना,
यानी कि किडनी से जो फिल्ट्रेट ब्लड हो जाता है, किडनी से जो शुद्ध हो जाता है खून, मतलब शुद्ध तो नहीं होता है लेकिन किडनी के बाद जो खून बचता है वो हमारा वहाँ पे चला जाता है। चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब अपन आते हैं किडनी में। तो किडनी का कुछ पार्ट होते हैं, इन्हें मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा है ना, ये किडनी है। इसका जो आकार, हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, है ना, दो होती है ना। अभी अपन ने देखी थी इस वाले डायग्राम में, ये दिख रही ना, एक और एक, दो, ठीक है ना, दो किडनी होती हैं, है ना। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि किडनी के पार्ट क्या क्या हैं। तो किडनी के जो हमारे पार्ट हैं, हाँ एक चीज़ और, ये देखो आपको सेम का बीज देखा होगा आपने, सेम के बीज के आकार की दिख रही कि नहीं दिख रही? सेम का जो बीज होता है, सेम 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 समझते हो ना, सेम, ठीक है ना, सेम के बीज के आकार की ये दिख रही है हमें, ठीक है ना। और ये लगभग 150 ग्राम इसमें वजन होता है। कितना वजन होता है? 150 ग्राम, नोट कर लेना। दो किडनियाँ होती हैं, सेम के आकार की होती है और 150 ग्राम, वैसे तो अपन बोल सकते हैं 125 से 170 ग्राम तक इसमें वजन होता है, लेकिन अगर अपन ऑन एन एवरेज लेके चलें तो 150 ग्राम इसमें वजन होता है। और रंग इसका दिख ही रहा है, भूरा लाल रंग है ना, तो रंग अगर पूछे तो भूरा लाल रंग। और अगर तुमसे कभी पूछ ले कि जो वृक्क की भीतरी सतह कैसी होती है, उत्तल होती है कि अवतल होती है, तो देखो ये वृत्त की भीतर की सतह कैसी है? अवतल है ना। अवतल ऐसे ही होता है ना, अवतल यानी कि अंदर की तरफ घुसा हुआ, ठीक है ना। तो वृत्त की सॉरी वृक्क के भीतर की जो सतह होती है वो क्या होती है? अवतल होती है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अभी यहीं पे देखो आपको एक छिद्र दिखेगा, ये देखो ये छिद्र दिख रहा है आपको, ये देखो ये यहाँ से, एक सेकंड, ये यहाँ से तो ये इसकी दीवार है, लेकिन ये इतना इतना आपको छिद्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये जो छिद्र है ना, इसी छिद्र को अपन क्या बोलते हैं? हीलियम। यहाँ पे लिखा नहीं है, इस छिद्र को अपन क्या बोलते हैं? हीलियम, है ना, सॉरी हाइलम या है ना, ऐसा करके हाइलम, HILUM, हाइलम, है ना, हाइलम बोलेंगे, हीलियम नहीं, हाइलम, ठीक है ना। इसको अपन हाइलम बोलेंगे एक छेद को। तो कभी आपसे पूछ ले कि जो किडनी के जो अवतल सतह है वहाँ पर, है ना, इस वृक्कीय सिरा, वृक्कीय धमनी और ये मूत्रवाहिका, इनको जाने के लिए एक छेद होता है, उस छेद का नाम क्या होता है? तो आप बोलेंगे हाइलम होता है सर। क्या होता है? हाइलम, ठीक, रख लेना, रट लेना इस चीज़ को, आता है एग्जाम में, हाइलम, ठीक है। तो हाइलम समझ में आ गया। इसी हाइलम से होकर ये रेनल आर्टरी, रेनल वेन और ये यूरेटर यानी कि जो मूत्रवाहिका जो हमने देखी थी ना, जिससे यहाँ से मूत्र निकल के निकलता था, वो यहाँ से एंटर करते हैं। देखो ये एक एक चीज़ समझाना आपको इसलिए ज़रूरी है कि आप समझें इस चीज़ को, और वैसे भी आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, है ना। रट के कुछ फ़ायदा नहीं है, समझने से अपन को समझ में आएगा। अभी हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे हाइलम था, उससे हमारी तीन जो थी जो हमारी जो धमनियाँ, तंत्रिकाएँ वगैरह थी वो इसके अंदर प्रवेश कर रही थी। जैसे ये प्रवेश करती हैं तो थोड़े आगे एक खाली सी जगह होती है, इसे हम बोलते हैं पेल्विस। ध्यान रखना है इस पेल्विस का, है ना। इस पेल्विस में क्या होता है, ये इस पेल्विस से ये अटैच होती है, क्या? यूरेटर अटैच होती है ना। अभी मैं बताऊँगा इसका काम क्या है, ठीक है। कितनी चीज़ें कर ली हमने? रेनल आर्टरी, रेनल वेन, पेल्विस और यूरेटर, चार चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कुछ पिरामिड शेप में दिख रहे हैं, पिरामिड शेप में, है ना, पिरामिड शेप में दिख रहे हैं, है ना। ये जो इन्हें अपन बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, है ना, या फिर वृक्कीय पिरामिड बोलेंगे, है ना। इनमें होता क्या है, इन्हीं के अंदर ये दिख रही है ना, ये ब्लैक 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 दिख रहे हैं, यही हमारे क्या है? नेफ्रॉन है। लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, इन्हीं के अंदर हमारा जो है ना ब्लड फिल्टर होता है। और फिर यहाँ से, है ना, ये जो कैलिक्स दिख रहा है ना, इसके थ्रू, है ना, ये जो कैलिक्स दिख रहा है ना, कैलिक्स, इसके थ्रू जो हमारा जो मूत्र है ना, जो भी हमारा यूरिन है, फिल्टर हुआ इनसे, और इसके थ्रू यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ? पेल्विस में आ जाएगा, और पेल्विस से चला जाएगा यूरेटर से, और यूरेटर से फिर हमारा कहाँ चला जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? किडनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किडनी के पार्ट समझ में आ गए कि नहीं आ गए? जो देखो सबसे पहले तो सेम का आकार होता है, 150 ग्राम की होती है। यहाँ पे जो जो छेद होता है उसे हाइलम बोलते हैं, जहाँ से रेनल आर्टरी, रेनल वेन और यूरेटर एंट्री मारते हैं, है ना। इसके आगे पेल्विस होता है जो कि खाली भाग होता है। फिर ये हमारा मेडुलरी पिरामिड होता है ना। इसी पिरामिड में हमारे क्या होते हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, जहाँ से ब्लड फिल्टर होके इस कैलिस के थ्रू कहाँ पे आते हैं? इस पेल्विस में इकट्ठे हो जाता है जो हमारा मूत्र है, और इस यूरेटर के थ्रू हमारा ब्लैडर में चला जाता है। क्लियर?
क्लियर है। अभी एक चीज़ और देखो आप, यहाँ पे एक टिश्यू होता है, इन सबको घेरे हुए ये एक टिश्यू दिख रहा है ना, इस टिश्यू को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसे हिंदी में बोलते हैं वल्कुट। क्या बोलते हैं? वल्कुट, है ना। ये ध्यान रखना है कि किडनी के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? वल्कुट, है ना, वल्कुट, वल्कुट, है ना, वल्कुट या कॉर्टेक्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब ये किडनी की जो संरचना आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं नेफ्रॉन, बस यही है लास्ट, फिर इसके बाद अपन एमसीक्यूज लगाएंगे। देखो मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ, सब आपके लिए ज़रूरी है। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, 10 मिनट लगेंगे मेरे को 30 क्वेश्चन कराने में, ठीक है ना। तो पहले समझ लो तो काम बन जाए। देखो ये पहले एक आसान डायग्राम लेके मैं आया हूँ, यहाँ पे हम समझेंगे नेफ्रॉन की संरचना। अभी हमने देखा था कि लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और नेफ्रॉन ही क्या है? हमारी बेसिक क्रियात्मक इकाई है। किसकी? इसकी किडनी की है। अब देखो अपन अब हम इसको समझते हैं कि कहाँ से ये शुरू होता है। तो देखो ये वही है आर्टियोल, वो रेनल आर्टरी, है ना, इसके अंदर ऐसे करके एक गुच्छ टाइप बना लेती है, इसे अपन बोलते हैं कोशिका गुच्छ, है ना। ये आर्टियोल इसके अंदर जाके एक गुच्छ बना लेती है, इसे हम बोलते हैं कोशिका गुच्छ, या फिर इंग्लिश में बोलें तो ग्लोमेरुलस। ये नाम याद रख लेना आप, क्या नाम है इसका? ग्लोमेरुलस। क्या नाम है इसका? ग्लोमेरुलस। कैपिलरी नेटवर्क होता है, मतलब कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है, कोशिकाओं नहीं सॉरी, जो हमारी आर्टरीज का एक गुच्छ होता है, इसे अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अभी ये ग्लोमेरुलस यहाँ से थोड़ा आगे चलता है और ये इसको घेरे रहता है ऐसे करके, ठीक है ना, इसे अपन बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क। इतनी चीज़ क्लियर है? हो जाएगी, हो गई होगी। कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ही नाम ध्यान देने वाला है, ये कोशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस समझ में आ गया। इस ग्लोमेरुलस को घेरे हुए एक ऐसा एक कटोरा टाइप होता है ना, ये एक कटोरा टाइप होता है इसको घेरे हुए, जो कि ग्लोमेरुलस को घेर के रखता है ना। अब ये ग्लोमेरुलस को जो घेरता है इसे अपन बोलते हैं वोमन्स कैप्सूल, या फिर हिंदी में बोले तो वोमन संपुट। क्या बोलेंगे? वोमन संपुट या वोमन्स कैप्सूल, जो आपको याद रखना है। दो पार्ट समझ में आ गए आपको। फिर यहाँ पे होता है पीसीटी, ये जो इतनी जो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसे अपन बोलते हैं पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब, है ना। तो ये क्या होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब होती है, मतलब कि समीपस्थ, प्रॉक्सिमेट मतलब समीपस्थ, है ना, संवलित नलिका, है ना, एक नलिका होती है, कॉन्वोल्यूट यानी कि ऐसी मुड़ी हुई, है ना, पास वाली, यानी कि एक ग्लोमेरुलस के पास वाली, है ना। ये इसे पीसीटी बोलते हैं, इसे डीसीटी बोलते हैं, यानी कि डिस्टल, यानी कि दूर वाली कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल, है ना। तो एक पास वाली, एक दूर वाली, समझना, इनके सबके काम आएंगे। फिर ये यहाँ पे ये बीच में ये थोड़ी नीचे की तरफ जाती है ना, ऐसे करके एक यू शेप में ये बना लेती है। इस यू शेप को अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, या फिर हेनली का लूप। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? आ गई होगी। क्या समझ में आई हमें? ग्लोमेरुलस को घेरे हुए बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, हेनली लूप, इन सब को घेरे हुए कैपिलरी नेटवर्क, और यहाँ से जो मूत्र बनेगा वो इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ से ही ये कहाँ पे गिरेगा अपना? यहाँ से ये अपना गिर जाएगा वही पेल्विस में, है ना, पेल्विस में इकट्ठा हो जाएगा। पेल्विस के थ्रू ये अपनी मूत्रवाहिनी में चला जाएगा, मूत्रवाहिनी से ब्लैडर में चला जाएगा। अब आपको क्लियर हो रहा है ना। ये अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अभी आपको केवल मैंने नाम याद कराए हैं। अब अपन आते हैं इनके काम पे, है ना। इनके काम क्या है? देखो, जो ग्लोमेरुलस था यानी कि कोशिका गुच्छ, उसका काम क्या है? फिल्टर्स स्मॉल सॉल्यूट फ्रॉम द ब्लड, मतलब कि जो छोटे छोटे जो सॉल्यूट होते हैं ना, उनको ब्लड से फिल्टर करता है। अभी अपन देखेंगे वो कौन कौन से होते हैं ना। अभी मैं देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि आपको डायग्राम भी याद हो जाए और सब चीज़ हो जाए, है ना। तो ग्लोमेरुलस में क्या होते हैं? जो स्मॉल सॉल्यूट होते हैं ब्लड से फिल्टर होते हैं। दूसरी चीज़ जो पीसीटी थी उसमें, अभी देखो ये फिल्टर तो हो जाता है, लेकिन ये क्या करता है? काम की चीज़ और जो वेस्ट चीज़ थी दोनों को ही ब्लड से बाहर निकाल देता है। अब भैया मान के चलो, अगर आयन और या पोषक तत्व अगर ब्लड से बाहर निकल गए तो हमारे शरीर का क्या होगा भाई? शरीर को भी मिलने ज़रूरी है ना। तो जो काम की चीज़ होती है ना, जैसे कि आयन हो गए, वाटर हो गया, है ना, न्यूट्रिएंट्स हो गए, यानी कि पोषक तत्व हो गए, है ना, ये सभी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इस पीसीटी में फिर से एब्जॉर्ब होंगे। अभी बताऊंगा मैं, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कैसे एब्जॉर्ब होंगे। तो अभी क्या समझ में आया हमें? दो चीज़ समझ में आई। ग्लोमेरुलस में क्या होगा? देखो अगला डायग्राम आया था, हाँ यही पढ़ाऊंगा मैं अभी, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस में, है ना, फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पे पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्या, आयन और न्यूट्रिएंट। बात समझना है। तीसरी चीज़ क्या है हमारी, ये दिख रही है आपको हेनली लूप, है ना। इसमें क्या होगा ना, पानी का क्या होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा। चौथी चीज़ देखो, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है डिसेंडिंग यानी कि ये जो ट्यूब होती है ना नीचे की तरफ मतलब कि सक्रिय होती हुई, एक होती है असेंडिंग यानी कि चौड़ी होती हुई ट्यूब, है ना। तो इधर साइड ये इधर से जाते टाइम सक्रिय हो रही है, इधर से आते टाइम ये चौड़ी हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होंगे, पानी वगैरह एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, लवण एब्जॉर्ब करेगा यानी कि Na और Cl को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, फोर्थ स्टेप में। और पांचवी जो डिस्टल ट्यूब है, यहाँ से क्या करेगा, सिलेक्टिवली सिक्रेट एंड एब्जॉर्ब डिफरेंट आयंस, है ना, और ये पीएच को बैलेंस करेगा। अभी मैं बताऊंगा सभी कैसे करेगा। ये सब बैलेंस कर कुरा के ये इस डक्ट में इकट्ठा कर देगा, जहाँ से फिर ये आगे की प्रोसेस के लिए चला जाएगा। देखो इसको मैं अगर शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बोलूँ तो ये ग्लोमेरुलस में हुआ था क्या, सभी कुछ उसने एब्जॉर्ब कर लिया था, किसने, इस नेफ्रॉन ने। लेकिन अब हमें ब्लड में कुछ चीज़ें चाहिए थी, है ना भाई, कुछ पानी भी चाहिए हमें, है ना, कुछ मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, लवण भी चाहिए, ये सभी चीज़ें हमें चाहिए रहती है किस में, ब्लड के लिए। तो वो ये वेरियस स्टेप्स जो है ना, अलग अलग स्टेप हैं, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ फालतू की चीज़ इसमें नेफ्रॉन में आ जाएगी, तो वही काम यहाँ पे होता रहता है। अब ये कैसे होता है, ये इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा पूरा। देखो ये हमारा था ग्लोमेरुलस, है ना, ये हमारी थी पीसीटी, है ना। तो इसमें देखो होगा क्या, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो फिल्टर हो गया था हमारा, ब्लड फिल्टर हो गया था, लेकिन उसमें ना कुछ हमारे काम की चीज़ें भी निकल गई थी बाहर, किससे, ब्लड से बाहर निकल गई थी। तो उन चीज़ों का फिर से इस ये जो है ना नेफ्रॉन, इससे बाहर निकलती हैं काय में, वो ऐसी एक ट्यूब लगी थी ना इनके ऊपर, है ना, कैपिलरी नेटवर्क मैंने बोला था। चलो मैं कलर चेंज करके इसमें आपको बता देता हूँ, है ना। इसके ऊपर एक ये कैपिलरी नेटवर्क था ना, ऐसा ऐसा, है ना, वो एब्जॉर्ब करेगा इन चीज़ों को, ठीक है ना। कैसे करेगा मैं बताता हूँ। देखो ये Na आयन मतलब कि सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, पानी, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, इन ये चीज़ें भी फिल्टर हो गई थी, किस में चली गई थी, इसमें चली गई थी नेफ्रॉन में। लेकिन ये चीज़ें तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, ये फिर से ब्लड में चली जाती हैं, कहाँ पे, पीसीटी में। पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होता है इन चीज़ों का, आयंस का, वाटर का, ग्लूकोज, विटामिन और एमिनो एसिड का, ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर। और अमोनिया और यूरिया कहाँ पे चले जाते हैं, ये अपने इसमें चले जाते हैं, किस में, इसमें नेफ्रॉन में चले जाते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि फालतू चीज़ें नेफ्रॉन ने ले ली और जो काम की चीज़ें थी वो ब्लड में वापस भेज दी, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा जो एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे कुछ जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी अपना ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है ना। एक्स्ट्रा NaCl अगर कुछ है, उसकी मात्रा नियंत्रित होती रहती है अपने शरीर में, नमक की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर मान के चलो नमक ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया इसमें, तो भी वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा वहाँ से, है ना। और हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, ये सभी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये सभी इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा और फिर ये कहाँ पे चले जाएंगे, अपने जो मूत्राशय और मूत्रवाहिका और मूत्राशय में चले जाएंगे और फिर अपन कर देंगे। तो यहाँ से बस इतना सा समझना है आपको कि यहाँ पे सभी कुछ फिल्टर हो गया था अपने ग्लोमेरुलस और वोमन कैप्सूल में। और जो पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है किसका, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन और इन चीज़ों का, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा पानी और NaCl का होता है हेनली लूप में, है ना। और बाकी जो पानी वानी बचता है वो हमारा DCT में हो जाता है, बाकी अमोनिया वगैरह इसमें एब्जॉर्ब होकर बाहर निकल जाते हैं। इतना ही था, है ना। और अब इससे रिलेटेड कुछ बीमारी आपने सुनी होगी कि किडनी में स्टोन हो गया, स्टोन। तो ये स्टोन इस तरीके से जमा हो जाते हैं किडनी के अंदर, जिससे कि अब हमारा ये जो मूत्र बना हुआ था तो ये मूत्र निकलता नहीं है बाहर, है ना, तो या फिर दिक्कत होती है, तो इसे अपन किडनी स्टोन बोलेंगे। ये काय का बना होता है किडनी स्टोन, बताओ कोई बता सकता है, लिखो कमेंट में जल्दी से, किसका होता है। हाँ वेरी गुड, किसका होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, है ना, कैल्शियम ऑक्जिलेट, है ना।
कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है ना। ये जो पत्थर होता है ना, स्टोन हमारी किडनी में बन जाता है या फिर ब्लैडर में बन जाता है, ये काय का होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट का होता है। देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ रोग दे के रखे हैं, है ना। अब ये रोग, ये सारे तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखो बिल्कुल आसान से रोग हैं, है ना। तो ये आपको, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सर्च करना सुरेश मालविया सर। क्या सर्च करेंगे? सुरेश मालविया सर सर्च करेंगे, वहाँ पे आप उसको, चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे मैं ये पीडीएफ दे दूँगा आपको, तो वहाँ पे आप ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी दे के रखी हैं, है ना, तो ये भी आप वहीं पे पढ़ लेंगे, है ना। ये मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ वैसे, है ना। बाकी और भी आप अपना एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाने के लिए इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेरे को दिख गया, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, 8 नंबर का पॉइंट, है ना। मल विसर्जन क्या है? एक उत्सर्जन की क्रिया नहीं है ना। मल का जो अपन विसर्जन करते हैं वो उत्सर्जन क्रिया नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक। चलो, और अपन यहाँ पे देखेंगे और कुछ है। देखो, केंचुआ मुख्य रूप से एमिनोटैलिक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल ना होने पर ये यूरोटैलिक हो जाता है ना। एमिनोटैलिक है, अगर ये पानी में पाया जाएगा तो एमिनोटैलिक होगा, अगर पानी, कम पानी उपलब्ध है तो फिर ये यूरियोटैलिक होगा। देखो, पानी ज़्यादा होगा तभी यूरियोटैलिक, एमिनोटैलिक होगा, है ना। लंग फिश एमिनोटैलिक है ना। ये देखो, ये कुछ कुछ के नाम हैं ये जो अमीनोटैलिक से यूरियोटैलिक हो जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये मैंने शुरू में आपको बताया हुआ है ना। अब ये देखो, मेंढक का टेडपोल एमिनोटैलिक होता है, मैंने बताया था। मेंढक हमारा क्या होता है? यूरियोटैलिक होता है, इंसानों जैसा होता है, उभयचर होता है ना। मतलब कि उसको कम पानी की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करेगा, मतलब कि कम वाटर के साथ करेगा मेंढक। लेकिन टेडपोल तो पूरा पानी में होता है ना, इसका भ्रूण, है ना। ये मैंने बताया हुआ था आपको, ठीक है ना। 24 घंटे में मेंढक अपने शरीर का 1/3 बाहर निकाल देता है पानी, ठीक है ना। और बाकी 100 गुना तक यूरिया जमा रख सकता है अपना, और ये सब कुछ है अपने, है ना। जैसे कि शार्क मछली इतना % यूरिया रखने में जमा कर सकती है। मूत्र का पीला रंग यूरोकॉम, यूरोकॉम कौन? वही जो हमारा बिलीरुबिन बिलीवर्डिन थे, जो कि हमारे डेड आरबीसी से बने थे लीवर के अंदर, है ना, येलो येलो कलर के, अपन ने बोला था, ठीक है ना। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल और औषधि मूत्र की मात्रा, औषधि या मूत्र की मात्रा बढ़ जाती हैं पदार्थों को मूत्रता पदार्थ कहते हैं ना। इनसे अपना डायबिटीज़ से अपने को शर्करा मिलती है ना। पीलिया रोग में मूत्र में पित्त लवण आ जाते हैं। हीमोटूरिया में मूत्र के साथ रक्त आता है ना। ये एक बीमारी होती है हीमोटूरिया, इसमें ना जो हमारा यूरिन होता है उसके साथ ब्लड आने लगता है। वृक्कों के काम ना करने पर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसको यूरेमिया कहते हैं। तो ये कुछ ऐसा कुछ डिटेल्स है, इन्हें पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि मूत्र एक पीले रंग का द्रव है और इसका पीएच अम्लीय होता है। इसका पीएच कितना होता है? 6 होता है भाई। मूत्र का पीएच कितना होता है? 6 होता है, याद रख लेना। 24 घंटे में, हाँ। और इसका जो पीलापन है हीमोग्लोबिन के विखंडन, वही आरबीसी के विखंडन से जो यूरोक्रोम बनता है उसके कारण होता है। 24 घंटे में हम 1.5 लीटर यूरिन कर देते हैं, और इस जो यूरिन होती है उसमें हमारा क्या क्या पाया जाता है ये और देख लो। जल 95%, यूरिया 2% और बाकी इतने इतने %, ये सारी चीज़ें देखो क्या क्या पाया जाएगा। वसा शर्करा, है ना, क्रियोटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, याद रख लेना। ये सारे नाम पूछ लेगा वो कि क्या नहीं पाया जाता या क्या पाया जाता है। देखो, ये एक तो ये क्रिएटिनिन लिखा है ना, इसको क्रिएटिन भी बोलते हैं ना, क्रिएटिन, है ना, क्रिएटिनिन, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अपन का आते हैं आपके मोस्ट अवेटेड MCQs पर। तो अब आप आंसर लगा ही सकते हैं यार, अब तो अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है ना, सब कुछ पढ़ लिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो आंसर लगा दो इसका, धड़ाधड़ आंसर कर दो आप बस, है ना। पढ़ने का काम अपना ख़त्म, अब आंसर लगाने का। हाँ जी, गुर्दे, गुर्दा बोल लो, वृक्क बोल लो, किडनी बोल दो, कि निस्यंदन इकाई। अब ये निस्यंदन क्या होता है? निस्यंदन मतलब जो ही फिल्टर करने का काम है ना। जो फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है बताओ? गुर्दे की फिल्ट्रेशन यूनिट, अरे वाह बहुत बढ़िया, है ना। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है ना। यही तो करते हैं फिल्टर, नेफ्रॉन ही तो फिल्टर करके वहाँ पे पहुँचाएंगे अपने पेल्विस में, और पेल्विस से फिर, समझ रहे हो आप? हाँ भाई। किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है बताओ? कार्यात्मक यूनिट बताओ जल्दी से। किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? बढ़िया, बहुत शानदार, वही ना, अभी नेफ्रॉन पढ़ा था, हाँ वही है, सेम है ना। ये 2-3 बार एक ही जैसा आ गया। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? मतलब कि ऐसा कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? बताओ। तो जल का संतुलन कौन बनाए रखता है हमारे शरीर के अंदर? मैंने आपको बताया था, शुरू की 2nd स्लाइड में बताया था। हृदय, यकृत, गुर्दा है,
फेफड़े, क्या बताओ, वेरी गुड, है ना। तो ऐसे आंसर लगाते जाओ, 3 का सी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना, सही आंसर है ना। ये ब्लड का, ये क्या करते हैं, पीएच बैलेंस भी बनाए रखते हैं, है ना, और वाटर लेवल भी अपने अंदर बनाए रखते हैं। और ये क्या करते हैं, जो 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 फालतू जो पदार्थ होते हैं ना, अमोनिया वगैरह, इनका उत्सर्जन भी करते हैं, यूरिया वगैरह का। ठीक है, तो इतना काम था अपना। मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण में होता है? देखो हमारी किडनी में एक रोग हो जाता है, तो मतलब एक तो नहीं, बहुत सारे रोग होते हैं, तो उनमें जो इन चारों में से क्या प्रेजेंट रहेगा, तो हमारी किडनी में कोई रोग हो जाएगा। हाँ बताओ। तो ये मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया था, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, उन्हें अपन डायरेक्ट याद रखते हैं। कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या कार्बन? तो सही जी, वेरी गुड, बहुत लोगों का सही आंसर है कैडमियम, है ना। तो ये कैडमियम का अगर प्रदूषण होगा तो उसके कारण हमारे इसमें गुर्दे की बीमारी अपन को बन जाएगी। अपोहन, अपोहन मतलब समझ में आता है, डायलिसिस। अपोहन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस, है ना, डायलिसिस, है ना। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? बताओ बताओ, डायलिसिस कहाँ होता है? हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे? भाई गुर्दे का डायलिसिस होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, 5 का डी, गुर्दे का डायलिसिस होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? तो देखो ध्यान से देखना, गुर्दे का काम क्या ना, देखो पीएच बैलेंस बना के रखता है ना, रखता है ना। शरीर से उपापचयी अपशिष्टों का निष्कासन, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनका निष्कासन करता है, बिल्कुल निष्कासन करता है। जो जो अमोनिया, यूरिया, ये मेटाबॉलिक वेस्ट ही तो है, इनका निष्कासन करता है, वेरी गुड। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, बात पची नहीं। रक्त में परासरणी दाब का नियंत्रण, बिल्कुल, है ना। जो अब देखो हमने पढ़ा था, अभी आपको ये दो तो ऊपर के समझ में आ गए होंगे, नीचे के दो में समझाता हूँ। देखो हमने एक पीसीटी पढ़ी थी, पीसीटी, है ना। तो देखो वहाँ पे हुआ क्या था कि वो ग्लोमेरुलस में सारा एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन ये जो पीसीटी थी ना, इसमें ना रीएब्जॉर्प्शन हुआ था, किसका? अपना जो भी ग्लूकोज थे, है ना, जो भी हमारे लवण थे, है ना, सोडियम, क्लोरीन, जो भी हमारे कुछ आयन वगैरह थे, वाटर था, है ना, इन सब का इसमें एब्जॉर्ब किया था। और ये एब्जॉर्प्शन होता कैसे है? ये नेफ्रॉन से, और इस, एक सेकेंड, नेफ्रॉन से वो जो हमारी जो कैपिलरी नेटवर्क था उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? वो क्रिया होती है ऑस्मोसिस। कौन सी क्रिया होती है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं परासरण। तो वही परासरण की क्रिया होती है। तो ये जो चौथा जो है, रक्त में परासरणी दाब का निगमन, तो ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, वेरी गुड, है ना। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन कहाँ से कर देगा? प्रतिरक्षी तत्व मतलब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कैसे बना देगा? ये नहीं कर बना सकता ना, बढ़िया, सही आंसर है 6 का सी। क्या है 7 का? स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा अवयव करता है? देखो उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? बड़ी आंत, गुर्दा, फेफड़े, जिगर? देखो ये मेरे हिसाब से अब ये सभी उत्सर्जन के काम करते हैं, है ना, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य, है ना, महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो करता है कौन? वृक्क ही करते हैं, है ना। इसीलिए तो अपन अलग से इसको पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र में, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर सबका नाम भी अगर आ जाए, देखो करते सभी उत्सर्जन है भाई साहब। फेफड़े करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, यकृत करता है बिलीरुबिन, बिलिवर्डिन, यूरोक्रोम वगैरह, यूरिया वगैरह, है ना, ये सब इनका उत्सर्जन करता ही है इधर पे। ठीक है, बड़ी आंत मल का करती ही है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं अपनी, क्लियर है। तो जो अगर बेस्ट आंसर इन चारों में होगा तो वो होगा हमारा बी, वेरी गुड। मानव शरीर में गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? अभी आएंगे, है ना, अभी थोड़ा इजी से क्वेश्चन चल रहे हैं। मानव शरीर में गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? गुर्दे करते हैं उत्सर्जन, करते हैं श्वसन, पाचन, परिवहन, वेरी गुड, सही आंसर है उत्सर्जन करते हैं, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? तो बताओ नेफ्रॉन का संबंध किस प्रणाली से है? परिसंचरण प्रणाली यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम, उत्सर्जन, जनन या श्वसन? बताओ क्या आंसर है? वेरी गुड, 9 का बी, है ना, उत्सर्जन में ही, तंत्र में ही हमारे नेफ्रॉन होते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, जब शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं करता है? बताओ। देखो अगर हमारी बॉडी में यूरिया वगैरह ये स्टोर होने लगे, है ना, नाइट्रोजनी अपशिष्ट अगर जमा होने लगे, तो सीधी सिंपल सी बात है कि यूरिया का निकालना, फिल्ट्रेशन, ये सब करना, मूत्र मार्ग के थ्रू ये निकालना शरीर से बाहर, ये काम कौन करता है? हमारा
वृक्क करती हैं, किडनियाँ करती हैं, है ना। अगर भाई यही काम करना बंद कर देंगी तो भाई ये जमा हो जाएगा ना हमारे शरीर के अंदर। तो बिल्कुल सही आंसर है, वृक्क करता है। मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। मतलब अब ये अश्मरी मतलब कह सकते हैं पथरी, पथरी समझ लो इसको, है ना, पथरी समझ लो, वही किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है, बताओ 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 बताओ। बताया था मैंने, याद कर लो। यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, वेरी गुड। क्या पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। बताओ ये कौन सा अंग है जिसमें ये सभी उत्सर्जित होते हैं। वृक्क, त्वचा, प्लीहा, लार ग्रंथि। सही आंसर है वृक्क। वृक्क में ही होते हैं, किडनी में ही होते हैं ये सभी। वृक्क की कार्यात्मक यूनिट क्या है, बताओ। फंक्शनल यूनिट क्या है वृक्क की। तंत्रिका, ग्लोमेरुलस, वृक्काणु। वृक्काणु नेफ्रॉन को हिंदी में बोलते हैं वृक्काणु, और यही है ना। चलो बढ़िया आंसर है। अगला है मूत्र बनता है, कहाँ बनता है मूत्र। अच्छा ये बताओ अब जल्दी से, इसका आंसर तो मुझे बता ही दो 14 का, है ना। कहाँ बनता है मूत्र, बताओ। जो कैलिक्स, ये कैसिलीस है, कैलिक्स है, ये मूत्र वाहिनियाँ हैं, है ना। ये मूत्राशय है, ये संग्राहक वाहिनियाँ हैं। अभी आपको एक डायग्राम ध्यान आना चाहिए। ये ग्लोमेरुलस, ये पीसीटी, हेनलीस लूप, डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि जो है हमारा संग्राहक वाहिका, इसे अपन बोलेंगे। तो कैलिक्स में बनता है क्या, बिल्कुल नहीं बनता। मूत्र वाहिनियाँ जो कि हमारी कहाँ होती हैं, वो तो हमारी इस किडनी के बाहर लगी होती है मूत्र वाहिनियाँ, तो वहाँ पे तो बनता नहीं है। मूत्राशय में तो जमा होता है, तो ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। कहाँ होगा, संग्रह। देखो यहीं पे मूत्र बन के स्टोर होता है, इसमें कलेक्टिंग डक्ट में, तो मूत्र यहीं पे बनेगा ना। तो बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है 14 का ए। 14 का, एक सेकंड 1 मिनट। चलो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है। बताओ कहाँ एकत्रित, कहाँ होता है एकत्रित, बताओ जल्दी से आंसर करो। गुर्दे में होगा क्या, गुर्दा मतलब वही किडनी। मूत्राशय, यकृत, नेफ्रॉन, कहाँ इकट्ठा होगा, मूत्राशय में। वेरी गुड, सही आंसर है 15 का बी। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। बताओ, बता दिया, कितनी बार बताया, 4-5 दिन पहले भी पढ़ाया था मैंने आपको ये चीज़। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, जो हमारा लीवर होता है, लीवर में आरबीसी डेड हो जाती हैं, वो आरबीसी बिलुरुबिन, बिलुबर्डिन यानी कि यूरोकॉम में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसी के कारण हमारा पीला कलर होता है, यानी कि 16 का डी, यूरोकॉम, है ना, यूरोकॉम के कारण। वेरी गुड, बहुत सही। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहते हैं, मतलब कि जो मूत्र के स्रावण को बढ़ा देती है उसे अपन क्या बोलते हैं। एड्रेनालिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक या ट्रायूरेटिक। देखो ये एड्रीनल एक ग्लैंड होता है, वो किडनी के ऊपर लगा रहता है ना, याद रख लेना, है ना, ऐसा वो चिपका रहता है किडनी के ऊपर, है ना, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है ना, ठीक है ना, ध्यान देना है इसको, है ना, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। यहाँ पे ये जो औषधि है इसे डायूरेटिक बोलते हैं, सही आंसर है। मूत्र का असामान्य यानी कि सामान्यता नहीं पाया जाता। देखो मैंने आपको लास्ट में एक स्लाइड बताई थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि मूत्र किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, यानी कि जो हमारी यूरिन है किससे मिलकर बनी होती है, तो उसमें क्या नहीं पाया जाता, यूरिया पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता, है ना, देख लेना एक बार स्लाइड, एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है। तो इसमें भी बताओ क्या मूत्र में नहीं पाया जाएगा। तो क्रिएटिन पाया जाएगा, यूरिया पाया जाएगा, यूरिक एसिड पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाएगा, कीटोन निकाय नहीं पाया जाएगा। बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। बताओ क्या पाया जाता है मूत्र में। प्रोटीन नहीं पाया जाता, प्रोटीन तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आरबीसी वो भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, है ना। श्वेत, ये तीनों नहीं। क्रिएटिनिन पढ़ा तो है अभी तो, है ना, सही आंसर है 20 का बी। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। यूरिया कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, बताओ। रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीने में। बताओ यूरिया कहाँ होगा, मूत्र में होगा। अरे डेफिनेटली यार, बिल्कुल, वेरी गुड। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं। स्तनधारियों में यूरिया कहाँ बनता है, यकृत, इनमें कहाँ बनेगा, बताओ। वेरी गुड, वृक्क में बनेगा। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। बताओ यूरिक अम्ल के फॉर्म में कौन निकालता है। मैंने आपको 3 टाइप के जीव जंतु पढ़ाए थे। एक अमोनियोटैलिक पढ़ाए थे, है ना, जो अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं, जो कि पानी में रहते हैं, उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि मछली वगैरह, टैडपोल वगैरह।
दूसरे मैंने बताए थे यूरियोटेलिक, जिन्हें कि मतलब कि कम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मनुष्य वगैरह, उभयचर, मेंढक वगैरह, है ना, हाथी, गाय, कुत्ता, ये सब, बिल्ली ये हो गए हमारे। और तीसरे होते हैं हमारे, सॉरी, यूरिकोटेलिक, है ना, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं, यानी कि यूरिक अम्ल के फॉर्म में निकालते हैं, है ना, जो कि सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं। उनमें अपने आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, है ना, इंसेक्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े। तो देखो क्या, मानव, मेंढक, मछली, नाई, पक्षी, वेरी गुड, सही आंसर है ना, बर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड उत्सर्जन करेगा? तो बताओ कौन करेगा? अमीबा करेगा? नहीं करेगा, अमीबा तो वो है क्या, अमीनोटेलिक है। तितलियां करेंगी, गौरैया करेगी, ऊँट करेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे, आप ध्यान देंगे, गौरैया, गौरैया एक चिड़िया है, पक्षी है, तो यही करेगी अपना यूरिक एसिड के फॉर्म में, है ना। अब आप लोग बोलोगे सर तितलियाँ भी कर सकती हैं, है ना, तो देखो भाई कर सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में अपना गौरैया है, तो वो ज़्यादा अच्छा आंसर है मेरे हिसाब से, तो है ना, समझ लो भावनाओं को। व्हील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है ना, एक रोग होता है व्हील्स रोग, लीवर, फेफड़ा, हृदय, किडनी। देखो अब अपन को अगर ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे आया है तो आप इसका आंसर लगा देंगे, क्योंकि हम पढ़ी वही चीज़ रहे हैं, तो आपने आंसर लगा ही देंगे, किडनी, है ना। लेकिन अगर ये अलग से आ जाता तो फिर ये गड़बड़ कर देता, है ना। तो याद रख लेना, विल्स रोग कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर की किस पदार्थ की हानि होती है ना। देखो जब हम निर्जलीकरण होता है ना, है ना, मतलब कि निर्जलीकरण मतलब कि जो क्या बोलते हैं यार इसको इंग्लिश में, डिहाइड्रेशन, है ना, डिहाइड्रेशन होता है ना, जब पानी वानी की कमी हो जाती है, तो किस पदार्थ की हानि हो जाती है शरीर में, बताओ डिहाइड्रेशन के टाइम पे? शुगर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम, बताओ। पोटेशियम क्लोराइड, डी। क्या आंसर है इसका? 26 का बी आंसर है, सोडियम क्लोराइड, है ना, इसकी कमी हो जाती है निर्जलीकरण के दौरान। अच्छा, भ्रूण की अपरा पोषक किस में सहायक होती है? अपरा मतलब वही वो ये भ्रूण से वो लगी रहती है, वो क्या नाम था उसका, है ना, जो भ्रूण को उसके मां से अटैच करती है, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं अपरा, ठीक है ना। तो भ्रूण की अपरा पोषक किस में सहायक होती है, जल्दी बताओ। उत्सर्जन, श्वसन, किस में होती है बताओ जल्दी, संरक्षण या पाचन? किस में होती है सहायक? अपरा, अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, है ना। अपरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या ना, कभी कभी दिमाग से उचड़ जाता है, क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा बोलते हैं, है ना, प्लेसेंटा। अपरा को वो जो लगा रहता है ना, भ्रूण की जो नाभि से अटैच होता है, वो माँ से पोषक मूषक प्राप्त करता है, खाता पीता सब निकालता वहीं से। तो किस में सहायक होती है ना। उत्सर्जन मतलब कि खाने का काम, निकालने का काम, सब उसी से अपरा से ही होता है, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके कारण होता है? हेमिकॉर्डेटा में जो उत्सर्जन होता है वो किसके कारण होता है ना, मतलब कॉर्डेटा, कॉर्डेटा समझ में आता है ना, जो हम लोगों का, मानवों का जो संघ है ना, संघ कॉर्डेटा, तो किसके कारण उत्सर्जन होता है? नहीं सॉरी, ये हेमिकॉर्डेटा है ना। तो हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो ये देख लेना, इसको याद रख लेना, इसको ध्यान से। स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन, स्वेदन मतलब कि जो पसीना वगैरह आता है ना, वो किस काम में आता है बताओ? शरीर की गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा में रंध्र या फिर छिद्र खोलने के लिए, या फिर शरीर के तापमान को कंट्रोल यानी कि विनियमित करने के लिए। बताओ पसीना क्यों निकलता है हमें, बताओ। गर्मियों में पसीना निकलता ना, हाँ, और कभी कभी, है ना तो ये पसीना निकलता है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, सही है। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, यानी कि जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं ना, जो पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स, इन्हें अपन बोलेंगे इंग्लिश में, किससे संबंधित हैं बताओ? अतिरिक्त लवणों को निकालने, नाइट्रोजनी अपशिष्ट बिल्कुल नहीं निकालेंगे, तापमान नियंत्रण हाँ, और यौन आकर्षण तो बिल्कुल नहीं। अब बताओ अतिरिक्त लवण निकालेंगे कि तापमान नियंत्रित? तो अभी पढ़ा था तापमान नियंत्रण करने में, ठीक है ना।
और अगला क्वेश्चन है हेनली लूप का क्या कार्य है। जो हेनली का लूप था हमारा उसका कार्य संबंधित है, सॉरी, है ना। जो हेनली लूप था ना वो ऐसा करके, है ना, अपना बना हुआ था, उसका काम क्या था, तो उसका संबंध किससे है, तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र से इसका संबंध है। यहाँ पे होता क्या था, है ना, जो सोडियम क्लोराइड था ना, वो एक्स्ट्रा था, वो बाहर निकल जाता था, पानी का कुछ अवशोषण वगैरह ऐसा हो जाता था, तो आप लोग वहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। और पूरा चैप्टर मैंने आपको विद एमसीक्यू समझा दिया है, पूरा डिटेल से मैंने आपको पढ़ा भी दिया, एक एक चीज़ पढ़ा दी, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, सुरेश मालविया सर सर्च करके, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। और क्लास अच्छी लगी, देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, है ना, तो अच्छी तो लगी होगी तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और एक दो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराना, है ना तो शेयर कर देना, मतलब कहने का तात्पर्य है कि शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। वंदे मातरम।